आज हम लोग अर्थशास्त्र का एक टॉपिक पढ़ेंगे जो क्लास 11 का है। रोजगार समृद्धि, अनौपचारिकरण एवं अन्य मुद्दे। रोजगार समृद्धि में किसकी चर्चा की जाएगी, इन सब बातों की हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप लोग सभी जानते हैं रोजगार क्या है। तो लोग आजीविका के लिए कार्य करते हैं। लोग किसके लिए कार्य करते हैं? आजीविका के लिए कार्य करते हैं। और प्रत्येक कार्यरत व्यक्ति राष्ट्रीय आय में अपना योगदान देता है। हम लोग अगर कुछ भी काम करते हैं उस काम के कारण क्या होता है? राष्ट्रीय आय में योगदान दिया जाता है। श्रमिकों, कर्मचारी, मजदूरों के द्वारा संपन्न क्रियाकलापों का अध्ययन करने से हमें देश में रोजगार की प्रकृति एवं गुणवत्ता के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। अब आता है श्रम का अध्ययन इसलिए भी जरूरी है ताकि आर्थिक विकास की योजना बनाई जा सके। ताकि किसकी योजना बनाई जा सके? आर्थिक विकास की योजना बनाई जा सके। अब आता है किसी देश में एक साल में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। मतलब पूरा देश में जितना भी तरह का वस्तु और सेवा का इनकम होगा उस इनकम को किस में जोड़ते हैं? हम सकल घरेलू उत्पाद में जोड़ते हैं। अब अगला प्रश्न है आपका, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में योगदान देने वाली सभी क्रियाकलापों को हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। क्या बोले हम? सकल राष्ट्रीय उत्पाद में जो योगदान देती है जिससे इनकम बढ़ता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर्थिक क्रियाएं बोलते हैं। आर्थिक क्रिया किसे कहा जाता है? जिससे धन का सृजन किया जाता है। जैसे अगर हम बात करें, हम अगर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं तो धन का सृजन कर रहे हैं, लेकिन अगर हम अपनी छोटी बहन को पढ़ा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में हमें कोई भी पैसा नहीं मिलेगा, तो हम उसको आर्थिक क्रिया नहीं कहेंगे। अब आता है जिनके द्वारा आर्थिक क्रिया संपन्न की जाती है उन्हें श्रमिक कहा जाता है। जो आर्थिक क्रिया संपन्न करता है उसको क्या कहा जाता है? तो श्रमिक कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। वर्ष 2017-18 में भारत में कुल श्रम शक्ति का आकार लगभग 471 मिलियन आंका गया है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि 2017-18 में भारत में कुल श्रम शक्ति का आकार कितना है? तो लगभग 471 मिलियन आंका गया है। आंका गया है मतलब अनुमान किया गया है। अगला है आपका, श्रम शक्ति का लगभग 70% पुरुष एवं शेष 30% महिलाएं बाल श्रमिक है। 70% पुरुष काम करते हैं, 30% महिलाएं और बाल श्रमिक काम करते हैं। श्रमिक जनसंख्या अनुपात एक ऐसा अनुपात है जो देश की जनसंख्या के उस भाग को दर्शाता है जो सक्रिय रूप से उत्पादन प्रक्रिया में अपना योगदान दे रहे हैं। यदि श्रम शक्ति भागीदारी में पुरुषों और महिलाओं की तुलना किया जाए तो शहरी क्षेत्रों में यह अंतर बहुत बड़ा है। यहाँ केवल 15% महिलाएं आर्थिक क्रिया में संलग्न है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 25% संलग्न है। शहर में कितना परसेंट? 15% महिला, और गांव में 25% महिला। अगला है, भारत में प्रत्येक क्षण 100 नागरिकों में से लगभग 35 श्रमिक है। अगर हम बोले टोटल 100 आदमी को अगर हम जमा करेंगे तो 35 आदमी क्या निकलेगा? श्रमिक निकलेगा। अगला है, भारतीय अर्थव्यवस्था में एक चिंताजनक स्थिति बनी हुई है जो यह दर्शाती है कि अर्थव्यवस्था में रोजगार सृजन के बिना ही अधिक वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है, जिसे रोजगारहीन समृद्धि का नाम दिया गया है। एक वर्गीकरण के अनुसार श्रमिकों को स्वनियोजित और भाड़े के श्रमिकों में विभाजित किया जाता है। स्वनियोजित मतलब क्या हुआ? जो अपने से काम कर रहे हैं। जैसे मैं खुद का इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ तो मैं क्या हूँ? स्वनियोजित हूँ। अब क्या हुआ? हम अपने अंदर तो वो स्टाफ को रख लिए कि भाई तुम ही सारा काम कर देना, छोटा बच्चा लोग को पढ़ा देना, हम कुछ तुमको पे कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा? भाड़े का श्रमिक हो जाएगा। बात समझ में आया? मैं अपना सेल्फ चला रहा हूँ, मेरे अंदर कोई लोग काम कर रहे हैं तो वे भाड़े के श्रमिक है। किसी उद्यम के मालिक अथवा संचालक को स्वनियोजित की श्रेणी में रखा जाता है। देखिए यहाँ पर बताया भी गया है कि कोई अगर उद्यम है, जैसे अभी मैंने पढ़ाने का ही उद्यम बोला, तो मैं क्या हूँ? स्वनियोजित हूँ, लेकिन मेरे अंदर में जो आदमी काम करेगा उसको क्या बोलेंगे? भाड़े का श्रमिक। भाड़े के श्रमिकों को दो भागों में बांट सकते हैं, अनियत दिहाड़ी मजदूर और नियमित वेतनभोगी कर्मचारी। क्या बोले हम? अनियत दिहाड़ी मजदूर, जो दिहाड़ी का काम करते हैं, प्रत्येक दिन का लेबर जो होते हैं, एक दिन काम किया एक दिन का पैसा मिलेगा। और दूसरा होता है नियमित वेतनभोगी कर्मचारी। ध्यान रखिएगा। अब आता है आपका, एक अन्य वर्गीकरण के अनुसार भारतीय श्रम बल को दो वर्गों में बांटा जाता है, औपचारिक और अनौपचारिक। 10 से अधिक मजदूरों या कर्मचारियों को रोजगार देने वाला निजी या सार्वजनिक उद्यम संगठित या औपचारिक क्षेत्र कहलाता है, जबकि इससे कम श्रमिकों को रोजगार देने वाला निजी क्षेत्रक असंगठित क्षेत्रक माना जाता है। देखो, जहाँ पे 10 से अधिक मजदूर काम कर रहे हैं उसको क्या मानते हैं? औपचारिक क्षेत्र, कि भाई जल्दी वहां से हटाया नहीं जाएगा। लेकिन जहाँ पे 10 से कम आदमी काम कर रहा है वहां पे कभी भी हटा भी दिया जाता है, तो उसको असंगठित क्षेत्र भी बोलते हैं। ठीक है।
मतलब बड़ा कंपनी छोटा कंपनी, बड़ा कंपनी में थोड़ा बढ़िया स्थिति पे है। अर्थशास्त्री उन्हें बेरोजगार मानते हैं जो आधे दिन की अवधि में 1 घंटे का भी रोजगार प्राप्त नहीं कर सकते। तो भाई हम क्या पूर्णतः बेरोजगार है क्या? नहीं, हमको काम मिला है, आधा दिन में 1 घंटा का बेसी देर तक काम करते हैं तो हम बेरोजगार नहीं है। अब आता है भारत में कई प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। खुली बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, अल्प बेरोजगारी। अब सर ये सब है क्या? खुली बेरोजगारी, जैसे हम सीधा सा भी हम बोले काजल को कोई काम नहीं है, दिन भर घूमते रहती है, तो खुली बेरोजगारी। वहीं अगर बात करें लक्ष्मी की, तो लक्ष्मी क्या करती है, साथ साथ अपना कोई दुकान में भी काम करती है। भले इसका दुकान जाने या आने से दुकान की बिक्री पर कोई असर नहीं पड़ता है, लेकिन इसको क्या बोला जाएगा? प्रच्छन्न बेरोजगार। दिख रहा है कि काम पे लगल है, लेकिन वास्तव में काम पे लगल है क्या? नहीं, उसको बोलेंगे प्रच्छन्न बेरोजगार। या कोई लड़का अपने पिता के खेत में जाके काम करता है और खेत में इसके जाने या नहीं जाने से खेत की उत्पादकता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो उसे क्या बोला जाएगा? प्रच्छन्न बेरोजगार। मतलब खाली दिख रहा है काम पे लगल है, वास्तव में काम पर लगल नहीं है। अगला है मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी किसको बोला जाता है? जिसको कुछ मौसम पे काम मिलता है, बाकी काम नहीं मिलता है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे, जब बुआई का टाइम आता है, रोपाई का टाइम आता है या कटाई का टाइम आता है, तो साल का 4 महीना किसान बिजी रहता है, बाकी महीना खाली बैठल रहता है, तो उसको बोलते हैं मौसमी बेरोजगार। उसको क्या बोला जाएगा? मौसमी बेरोजगार, कि कुछ टाइम काम मिला, बाकी टाइम काम नहीं मिला। संरचनात्मक बेरोजगारी। संरचनात्मक मतलब संरचना में परिवर्तन के कारण भी लोग बेरोजगार हो जाते हैं। पहले के टाइम में आप लोग देखते थे साइकिल रिपेयरिंग का बहुत सारा दुकान चलता था, या मोबाइल क्या बोलते हैं, बात करने वाला, रिचार्ज करने वाला दुकान। अब रिचार्ज करने वाला दुकान है क्या? एकदम गायब हो गया रिचार्ज। सब कोई फोन पे चलाता है, लगभग लगभग सब कोई अपने से मार लेता है। 2 टका बेसियो कट रहा है तो लोग बोलता है कितना जाएंगे दुकान में, 2 टका ले रहा है, लेने दो। यही करते हैं ना हम लोग। तो ये सब क्या हो गया? संरचनात्मक बेरोजगारी में आ जाता है। अल्प रोजगार किसको बोलते हैं? अल्प बेरोजगारी उसको कहा जाता है जो कि काम में तो लगे हुए हैं लेकिन पूर्ण रूप से काम नहीं है। जैसे मान लेते हैं किसी का उम्र 21 साल है, ठीक है, वो क्या करता है, कहीं पे काम कर रहा होता है लेकिन वो अपनी क्षमता से कम काम कर रहा है, उसको अल्प बेरोजगार बोलेंगे। जैसे हमको अल्प बेरोजगार बोल सकते हैं, मेरा क्षमता है करीबन 1 लाख रुपया महीना कमाने का, और यहीं पर हम बस 85,000 टका महीना में हम लटक के रह जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हम क्या बोलेंगे? खुद को अल्प बेरोजगार बोलेंगे। ठीक। भारत सरकार द्वारा रोजगार सृजन के अवसरों को 2 भागों में बांटा जाता है। एक होता है प्रत्यक्ष रोजगार, एक होता है अप्रत्यक्ष रोजगार। ध्यान रखिएगा, जब सरकार अपने उद्यमों में विभिन्न कार्यों के लिए नियुक्तियां करती है तो उसे प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर से सम्मिलित किया जाता है, और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसरों के अंतर्गत सरकार परोक्ष रूप से अर्थव्यवस्था में रोजगार का सृजन करती है। आप ऐसे समझिए, सरकार कोई भी चीज का बहाली निकाली, तो भाई उस बहाली के कारण क्या हुआ? बहुत सारे लोग कैफे गए। अब कैफे गए, फोटो खिंचवाएंगे तो फोटो पेपर वाला कमाएगा, जीरोक्स करवाए तुम, जीरोक्स मशीन वाला कमाएगा, फॉर्म भरे उस कैफे वाला कमाएगा, यानी बहुत को रोजगार मिला। तुम गए एग्जाम देने के लिए, ट्रेन वाला, टेम्पू वाला, ट्रक वाला, सब आदमी कमाएगा, बहुत सारा रास्ता में दिए। तुम जहां पर रुके होटल वाला कमाएगा। तो एक रोजगार निकालने के कारण भी बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्तमान समय में भारत की श्रम बल की संरचना में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, जिससे शहरों में ही नहीं ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। अब देखिए कुछ प्रश्न आपके सामने हैं। लोग डैश के लिए आर्थिक कार्य करते हैं, मनोरंजन के लिए, आराम करने के लिए, दान करने के लिए, या आजीविका करने के लिए? आजीविका करने के लिए लोग क्या करते हैं? आर्थिक कार्य करते हैं। ध्यान रखिएगा, क्या करने के लिए? आजीविका करने के लिए। किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य क्या कहलाता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, या शुद्ध घरेलू उत्पाद? नहीं, सकल घरेलू उत्पाद, बिल्कुल सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है, एक साल में जितना भी उत्पादित होता है। सकल घरेलू उत्पाद में योगदान देने वाली सभी क्रियाकलापों को हम क्या कहते हैं? आर्थिक क्रियाएं, गैर आर्थिक क्रिया, या दोनों? आर्थिक क्रिया कहते हैं जिसमें पैसा होगा भाई, उसी को शामिल करेंगे ना, पैसा नहीं होगा तो शामिल नहीं करेंगे। अगला है, सकल घरेलू उत्पाद में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय का मूल्य जोड़ देने पर क्या प्राप्त होता है? देखो, सकल घरेलू उत्पाद में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को अगर आप जोड़ देते हैं तो आपको सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। ठीक है, मैंने विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को अगर सकल घरेलू उत्पाद में जोड़ दिया जाएगा तो वह आपका सकल राष्ट्रीय उत्पाद बन जाएगा।
अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे श्रमिक कहा जाता है? जिन्हें नियोक्ता द्वारा काम के बदले भुगतान किया जाता है, बिल्कुल सही। जो व्यक्ति स्वनियोजित होते हैं उसको भी कह सकते हैं। जो व्यक्ति किसी कारणवश अस्थायी रूप से काम नहीं कर पाते हैं, तो भाई उपरोक्त सभी हो जाएगा। श्रमिक की बात करें तो श्रमिक सभी को कहा जा सकता है। अगला है, देश की जनसंख्या का वह भाग जो वास्तव में कार्य कर रहा है अथवा कार्य करने के लिए इच्छुक है, तो उसे क्या कहा जाता है? जो काम करने के लिए इच्छुक है, तो श्रम बल, कार्य बल, बेरोजगार या नियोक्ता? तो श्रम बल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्रम बल। छोटे किसान, कृषि श्रमिक, छोटे व्यवसायी, उनके कर्मचारी और स्वनियोजित व्यक्तियों को किस क्षेत्र में रखा जाता है? देखो, सब छोटा किसान, कृषि श्रमिक, तो खेतिहर मजदूर किस में आता है? प्राथमिक में, द्वितीयक में, या संगठित? अच्छा, एक मिनट, यहाँ पर एक चीज और देखो, संगठित और असंगठित भी दिया है। छोटे किसान, कृषि श्रमिक, छोटे व्यवसायी, कर्मचारी और स्वनियोजित व्यक्ति, इन सभी को असंगठित मिलेंगे। प्राथमिक में तो आता है कृषि वाला, लेकिन यहाँ पर संगठित असंगठित दोनों दे दिया ना, तो इसको असंगठित क्षेत्र में लेते हैं। क्यों भाई? क्योंकि इसका रोजगार कभी भी छीना जा सकता है। ठीक है। अगला है, सकल श्रम बल के जिन श्रमिकों को नियमित आय मिलती है और सरकार श्रम कानूनों द्वारा उनके अधिकारों की रक्षा करती है, उसे क्या कहा जाता है? देखो, जिसको नियमित आय मिल रहा है, नियमित आय मिल रहा है तो मतलब कौन क्षेत्र का होगा? संगठित क्षेत्र का होगा। प्राथमिक का मतलब हो गया कृषि, द्वितीयक मतलब हो गया उद्योग में काम करने वाला, सेवा क्षेत्र में तृतीयक। लेकिन यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है आपसे? पूछा जा रहा है कि जिसको नियमित आय मिलती है, नियमित आय मिलती है किसको? संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को मिलती है। आगे देखिए, इनमें से संगठित क्षेत्रों में लगे श्रमिकों को जोड़े। संगठित क्षेत्र में कौन कौन श्रमिक लगे हैं? रिक्शा वाला, रिक्शा चालक, सरकारी अस्पताल की नर्स, एक कपड़े का दुकान का कर्मचारी जहां 2 श्रमिक कार्यरत हैं, या एक सब्जी विक्रेता। सरकारी अस्पताल में जो काम करता है वो क्या है? संगठित क्षेत्र में लगा हुआ काम है। बाकी क्या है? असंगठित क्षेत्र में। दुकान में लगा ले, अब दुकान में दुकानदारी कम रहेगा, यार हटे जाओ, अभी छोड़ दो। अच्छा, होता ही है कहीं ना कहीं। भारत के संदर्भ में अधिकांश रोजगार का स्रोत देश अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र है? प्राथमिक का, द्वितीयक का, तृतीयक का या सार्वजनिक क्षेत्र का? क्वेश्चन फिर से बोलिएगा। अरे भाई, सीधा सा क्वेश्चन है। रोजगार का स्रोत सबसे ज्यादा क्या है भारत में? सबसे ज्यादा रोजगार किसमें है? प्राथमिक क्षेत्र में भारत में। जनसंख्या शब्द का अर्थ क्या है? जनसंख्या किसको बोलते हैं? किसी परिवार विशेष में किसी समय विशेष पर रह रहे व्यक्तियों की संख्या को, किसी क्षेत्र विशेष में किसी समय विशेष पर रह रहे व्यक्तियों की कुल संख्या को, किसी परिवार विशेष में किसी क्षेत्र विशेष में किसी समय विशेष पर आर्थिक क्रिया में। नहीं, हमको बोला जनसंख्या। जनसंख्या मतलब क्या होता है? टोटल कुल संख्या, व्यक्तियों की कुल संख्या। कहाँ पे? कोई खास क्षेत्र में रहने वाली, यानी 11 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला, भारत में रोजगार का औपचारिक क्षेत्र कौन है? मतलब जो सरकारी एक टाइप का हो सकता है, कृषि है, सेवा है, निजी है या बैंक है। औपचारिक क्षेत्र का सबसे बड़ा रोजगार दाता निजी, प्राइवेट तौर पे भी बहुत सारे लोग काम करते हैं। ठीक है, और यह भी औपचारिक क्षेत्र में आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बोलेंगे सर बैंक भी तो हो सकता है, तो बैंक में सबको रोजगार थोड़े मिलता है। अभी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को है, भेल है, बहुत सारी कंपनियां हैं जो आपका रोजगार देती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस संगठन के प्रयासों से भारत सरकार ने औपचारिक क्षेत्र के आधुनिकीकरण और इस क्षेत्र के कर्मचारियों का प्रावधान कर दिया? ठीक है, अब कह रहा है किस संगठन के प्रयास से भारत सरकार ने अनौपचारिक क्षेत्र के आधुनिकीकरण और इस क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था का प्रावधान किया हुआ है? तो अगर हम बात करें किसके द्वारा किया गया है, तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के द्वारा। किसके द्वारा? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO। 14वां नंबर क्वेश्चन है, देश के द्वितीयक क्षेत्र में कौन औद्योगिक वर्ग आते हैं? द्वितीयक क्षेत्र में, तो द्वितीयक क्षेत्र में क्या होता है? विनिर्माण आता है, सबको ही जानते हैं। लेकिन आप बोलेंगे विद्युत, गैस और जलापूर्ति, इसको लिया जाएगा क्या? हाँ, इसको भी ले लिया जाएगा, तो दोनों हो जाएगा, विनिर्माण भी और विद्युत, गैस और जलापूर्ति को। अगला है, कितने कर्मचारियों को रोजगार देने वाले प्रतिष्ठान संगठित क्षेत्र के अंतर्गत माने जाते हैं? यहाँ पर 10 व्यक्ति से कम काम करें, 10 या 10 व्यक्ति से अधिक काम करें, या फिर 20 व्यक्ति से कम करें या 20 व्यक्ति से अधिक करें? 10 या 10 से अधिक रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं? संगठित क्षेत्र। वहां पर जल्दी रोजगार नहीं जाता है। निम्न समीकरण में से कौन बेरोजगारी की धारणा को दर्शाता है?
बेरोजगार की संख्या बराबर श्रम शक्ति प्लस रोजगार की संख्या, बेरोजगार की संख्या बराबर श्रम शक्ति घटा रोजगार की संख्या। तो हम अगर देखो हमको क्वेश्चन में क्या बोला, बेरोजगार की संख्या, यही तो आंसर मिलेगा हमको। बेरोजगार की संख्या बराबर श्रम शक्ति जितना है, जितना लेबर वहां पर उपलब्ध है और जितना लोग रोजगार में लग गया उसको घटाए दो तो बच गया बेरोजगार आदमी। जितना आदमी काम करने वाला है और जितना आदमी काम में लग गया, इसमें से इसको घटा देंगे, निकल जाएगा रोजगार आदमी सब। अगला देखिए, निम्नांकित दशाओं में किस दशा को खुली बेरोजगारी की दशा कह सकते हैं? खुली बेरोजगारी की दशा किसे कहा जाता है? तो योग्यता और इच्छा रहते हुए भी काम के अभाव के कारण व्यक्ति बिना रोजगार का रह जाता है, इसी को बोल सकते हैं हम खुली बेरोजगारी। मतलब मेरी योग्यता भी है और इच्छा भी है काम करने की, उसके बावजूद अगर हमको काम नहीं मिल रहा है तो हमको क्या बोलेंगे? खुला बेरोजगार। क्या बोलेंगे? खुली बेरोजगारी की श्रेणी में आ जाएगा। अब देखो, अगर मान लेते हैं